Great morning, great morning, great morning, great morning. Bhupesh Anand. So today we'll be starting with chapter number 7, एक नया chapter, that is external analysis in relation to economical factors. We have already completed 6 chapters. हमने 6 chapters already complete कर दिए हैं और हम कर रहे हैं अकाउंटेंट एंड बिजनेस F1, दैट हाउ अ अकाउंटेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल activities or the structure or how a business organization can affect the work of an accountant. कुछ भी समझ लीजिए, हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस स्ट्रक्चर की, बिजनेस साइकोलॉजी की, बिजनेस कल्चर की, बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, एंड वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स इन रिलेशन टू बिजनेस इन रिगार्ड टू स्टेक होल्डर्स, in regard to internal factors, and we have started from chapter number 6 that what are those external factors, कौन से ऐसे external factors हैं जो रिलेट करते हैं एक बिजनेस एंटिटी को. एंड फॉर डूइंग दैट वी आर डूइंग एक्सटर्नल एनालिसिस एंड वी हैव डिवाइडेड दोज चैप्टर्स इनटू 4 पार्ट्स, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9. बेटे 4 के 4 चैप्टर्स एक्सटर्नल एनालिसिस की बात करते हैं और हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर दिया. मैं आज चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूं और आप 5 स्टार्स लगा दीजिए इस चैप्टर में क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को ध्यान से बैठना है और मैंने आपको बताया है आज इस तरह से बैठना है. बेटे आपके बैठने का प्रोसीजर पोज ये होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, आपकी स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट. लेक्चर नंबर 1 इकोनॉमिकल फैक्टर्स. वी आर डूइंग इकोनॉमिक एनालिसिस, वी आर डूइंग एक्सटर्नल एनालिसिस. बेटे एक्सटर्नल और इंटरनल 2 एनालिसिस होते हैं, आपको पता ही है. आपकी जो सक्सेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है कि आप इंटरनली क्या सोचते हो और एक्सटर्नल क्या एनवायरनमेंट है. इंटरनली आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं या आपके थॉट्स नेगेटिव हैं. Internally, how you are strong as a business organization, how much your employees are doing good, how much is which method you are using, which structure you have, that is internal. बेटे उसको हम internal बोलते हैं कि आपके communication skills कितना अच्छा है. एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए फॉर F1, F2, F3 नॉलेज लेवल फर्स्ट टाइम क्लियर होने के लिए आपके बड़े सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, उस दिन कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपने एग्जामिनेशन किट को कितनी बार किया है, एंड हाउ मेनी लॉजिक्स और कंसेप्ट्स यू आर अवेयर विद. सो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स. और उस दिन कौन सा पेपर आता है जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे, डिफिकल्ट सीरीज आती है, एक्सटर्नल सीरीज आती है, दैट इज एक्सटर्नल. Now as a student you can control your internal factors. आप अपने internal factors को control कर सकते हैं but you cannot control external factors. you can change your thoughts, you can do hard work, you can you can clear your concepts, but external उस दिन पेपर कैसा आएगा ये बड़ा थोड़ा सा मुश्किल काम है. but on the basis of external factors you can take some precautions. जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी F1 क्लियर किया है, नॉलेज लेवल क्लियर किया, आप उनसे पूछ के आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं. यू कैन टेक सम प्रिकॉशंस एंड देन डू इट, बट टू कंट्रोल दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो बेटे मैं भूपेश आनंद आपको यही आई वांट टू टेल यू दैट आई कैन नॉट चेंज, आई कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स. आई कैन नॉट कंट्रोल कि रेनफॉल आ रही है कि मैं रेनफॉल को बंद कर दूं, बट आई कैन टेक अम्ब्रेला. मैं अपने आप को हेज कर सकता हूं. हेजिंग मीन्स आई वॉन्ट टू सिक्योर माई ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स. स्टॉक मार्केट इज डिक्रीजिंग, स्टॉक मार्केट गिर रही है, कोरोना वायरस आ गया है, तो आई कैन नॉट कंट्रोल कोरोना वायरस बट येस आई कैन टेक प्रिकॉशंस. मैं अपने हाथों को सैनिटाइजर से बार बार धोऊंगा. I will take so many other precautions as given to me. So this is, I can take precautions, but I cannot control that external factor. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने, we have already covered what are the political factors and what are the legal factors to be taken into account while you want to decide that whether you should set this business organization or not. आपको सबसे पहले उस कंट्री, उस सोसाइटी के पॉलिटिकल फैक्टर्स और लीगल फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज को एनालाइज करना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 में किया. मैं आज के इस लेक्चर में इसलिए इंपॉर्टेंस कह रहा हूं क्योंकि चैप्टर नंबर 7 में हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को चेक करेंगे.
बेटे उसके बिहेवियर को चेक करेंगे, बेटे हाउ द पीपल आर बिहेविंग, यू नो, हाउ दैट इकोनॉमी इज यूटिलाइजिंग देयर लिमिटेड रिसोर्सेस। जैसे आपके पास टाइम लिमिटेड है, हाउ यू आर यूजिंग दैट 1 आवर, अपना टाइम कैसे यूज कर रहे हो एग्जामिनेशन से पहले। बेटे एक एक घंटे की वैल्यू आपको पता होती है, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम। सिमिलरली एनी इकोनॉमी हैज अ लिमिटेड टाइम, has limited resources, limited water, limited raw material, limited product, limited labor. So how that limited resource should be used, उस limited resource को हम कैसे use करें in your growth of your wealth। आप अपनी wealth को maximize करने के लिए उस limited resource को कैसे use करें, that is economics। और इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे बेटे। एक तो आई एज ए इंडिविजुअल, मेरा नाम बंटी है, मेरा नाम बबली है, आई एम ए फर्म, आई एम ए इंडिविजुअल, सो आई विल टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू माइक्रो लेवल। तो इकोनॉमिक्स के बेटे दो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वन इज माइक्रो लेवल एंड सेकेंड इज मैक्रो, ओवरऑल लेवल। तो व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट एट माइक्रो लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है बेटे? इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या होगा, कैसे वो डिमांड क्रिएट करेगा, कैसे वो फर्म कैसे सप्लाई देगी, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट सप्लाई। आज सब करने वाले हैं बेटे, आप बस ध्यान से बैठना। जल्दी से रजिस्टर ऑन कर लीजिए प्लीज, अपना रजिस्टर खोल लीजिए, मार्कर सामने रखिए, और जो जैसा मैं बताता हूं आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी बातें समझ आएंगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, externally as well as internally, anything is affected for a human being also। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके थॉट्स कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, आप क्या खाते हैं, आप ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, नेचुरल फूड खाते हैं, आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, सारा दिन क्या करते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज डिपेंड upon your success, or I can say success is dependent factor on these independent factors। Similarly, for a business organization to grow, there are some factors। एक तो होते हैं internal factors और एक होते हैं external। तो बेटे external factors में हमें चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 तक करना है, और हमने इसमें डिवाइड कर दिए जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। तो आज के इस लेक्चर में आई विल बी स्टार्टिंग विद इकोनॉमिकल फैक्टर्स। मैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स को डिसाइड करने वाला हूं बेटे। जैसे ये चैप्टर 7 कंप्लीट होगा हम सोशल फैक्टर्स की तरफ आएंगे, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स की तरफ आएंगे, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ आएंगे, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी ही होश में आई वांट टू स्टार्ट विद एक्सटर्नल फैक्टर्स। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद एक्सटर्नल फैक्टर्स। विद इन एक्सटर्नल आई वांट टू डू विद इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इकोनॉमी क्या होती है बेटे? हम जिस संसार, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, आई विल से दैट इज अ इकोनॉमी। इकोनॉमी को हम दो पार्ट्स में देख सकते हैं। एक तो आपके घर की इकोनॉमी इंडिविजुअल एस्पेक्ट में माइक्रो लेवल, एंड सेकंड इज एट मैक्रो लेवल। तो आप प्लीज नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें। नो डाउट दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरी एग्जाम्पल। तो आइए हम सभी ध्यान से बेटे वेरी केयरफुली वी विल राइट डाउन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ external analysis, specifically in respect to economical factors। So when I say economical factors, I will say there are two types of economies. One is microeconomic factors and second is macroeconomic factors। Micro बेटे, माइक्रो की बात करें, जैसे नाम कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट मीन्स how that individual, how that firm, how that industry will behave in creating in creating that demand or in creating that supply। अगर एक प्रोडक्ट की बात करें बेटे, कार की बात करें, नैनो की बात करें, आई एम टॉकिंग ऑफ अर्टिगा, मैं किसी भी प्रोडक्ट की बात करूं, गुड्स की बात करूं, सर्विसेज की बात करूं, तो दैट इंडिविजुअल, दैट हाउस होल्ड, दैट फर्म, दैट इंडस्ट्री का क्या बिहेवियर रहेगा उस प्रोडक्ट को बाय करते समय या उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को करते समय। बेटे मसाला डोसा, one person is consumer who wants to eat that masala dosa। Supposing you want to start with a new organization and you want to start with South Indian dishes, तो बेटे साउथ इंडियन डिशेस के आप सप्लायर है, बिकॉज आपने रेस्टोरेंट को ओपन किया,
तो यू आर अ सप्लायर, यू आर अ फर्म, एंड दोज पीपल आर दे आर demand creators, they are individuals, they are firms, and they want to consume that. तो एक साइड पे अगर आप देखें एक डिमांड है और दूसरी सप्लाई है, तो इंडिविजुअल माइक्रो फैक्टर्स में वी विल बी कंसिडरिंग डिमांड, वी विल बी कंसिडरिंग सप्लाई, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट डिमांड, व्हाट आई मीन बाय इनकम इफेक्ट, व्हाट आई मीन बाय सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, व्हाट आई मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, व्हाट आई मीन बाय टेस्ट, व्हाट इज द स्लोप, व्हाट आई मीन बाय expansion, what I mean by contraction, what I mean by shift in demand, what I mean by so many things which we will be discussing कि एक कस्टमर एक बिहेवियर क्या, उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, आप समझ रहे हैं बेटे। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये क्यों कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स है 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ा है बेटे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो भी मैं आज बताऊंगा दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन योर क्लास नंबर 12th बेटे, इकोनॉमिक्स में हम सब कर चुके हैं। बट द पॉइंट इज मैं आपको इन सभी चीजों को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट से बताऊंगा, दैट हाउ इट विल रिलेट, हाउ इट विल अफेक्ट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। बेटे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, उसकी एग्जिस्टेंस में, उसके फेलियर में इकोनॉमिकल फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। तो मैं जो भी कुछ बताऊंगा आई विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि डिमांड अगर बढ़ जाती है और डिमांड क्यों बढ़ती है, व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीज इन डिमांड, व्हाट आर द रीजंस फॉर डिक्रीज इन डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द डिमांड, व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटे इन सभी का रिलेशनशिप डिमांड का पे आएगा, और डिमांड कैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को, सेल्स को, नंबर्स को कैन इंक्रीज और डिक्रीज। सो आई विल टेक द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ द डिमांड on my business organization. So there is separate orientation in this. No doubt we are doing economics, no doubt the basic concept will remain same, no doubt my demand curve will be negatively sloping, no doubt I will be taking x axis quantity demanded and y axis I will be taking price. मैं सब कुछ वही करने वाला हूं, बट मैं एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लेक्चर, एंड ऑफ द चैप्टर आई विल बी रिलेटिंग दीज फैक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप बात को समझ पा रहे हैं? एक बच्चा कह रहा है सर आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, बेटे बिल्कुल ठीक बात है, आप पॉज कीजिए, दोबारा से मेरी बात को सुनिए, क्योंकि मैं एक एक वर्ड बड़ा प्रीशियस आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो आई थिंक आपने रजिस्टर्स ओपन कर लिए होंगे। तो मैं भूपेश आनंद, आई वांट टू डिस्कस दैट आई विल बी डूइंग इकोनॉमिक, विद इन इकोनॉमिक आई विल बी डूइंग इकोनॉमिकल फैक्टर्स, विद इन इकोनॉमिक्स आई वांट टू से दैट हाउ एन इकोनॉमी इज बिहेविंग। नाउ इकोनॉमी कैन बिहेव either at micro level or at macro level. So when I say micro, I mean individuals, I mean households, I mean firms, I mean a corporate entity, I mean an industry. That is micro level, एंड व्हेन आई से मैक्रो लेवल, मैं मोदी जी की बातें करूंगा बेटे, नेशनल प्रोडक्ट की बातें करूंगा, एग्रीगेट आउटपुट की बातें करूंगा, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑल दैट आई विल डिस्कस एट मैक्रो लेवल एंड हाउ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी अफेक्ट दैट। बेटे एक एक बात को डिस्कस करूंगा और डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आई विल टेल यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, व्हाट आई मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, व्हाट आई मीन बाय इनकम इफेक्ट, व्हाट आई मीन बाय गिवन गुड्स, व्हाट आई मीन बाय इंफीरियर गुड्स, व्हाट आई मीन बाय लग्जूरियस गुड्स, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज माय पैशन। तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। आप थोड़ा सा नोट कर लें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हाउ इंडिविजुअल फॉर्म्स इंडस्ट्री सप्लाई एंड डिमांड डिसीजंस, बेटे उनका डिमांड और सप्लाई का डिसीजन कैसे होगा, एंड हाउ इट विल अफेक्ट द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि जब आपका एज ए कंज्यूमर आप डिमांड कर रहे हैं और एज ए फर्म वो सप्लाई कर रहे हैं, तो उनका डिसीजन, उनका बिहेवियर कैसे अफेक्ट होगा। सपोजिंगली मसाला डोसा 50 रुपए का एक मसाला डोसा आता है और सडनली उस फर्म ने जो मसाला डोसा प्रिपेयर कर रही थी, उस रेस्टोरेंट ने 80 रुपीज का मसाला डोसा कर दिया। तो बेटे आप एज ए कंज्यूमर
पहले एक वीक में 2 बार खाते थे, बट बिकॉज आपका इनकम सेम है, नाउ दैट प्रोडक्ट हैज बिकम कॉस्टलियर। आप खुद सोचिए, आप मुझे बताइए, क्या आप अभी भी 2 बार मसाला डोसा लेंगे या कुछ अपनी क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन कम कर देंगे? क्या पता घर में ही बनाना शुरू कर दें। बेटे हम सब घर में भी बनाते हैं, क्या पता घर में बनाएंगे तो बेटे कॉस्टली भी कम रहेगा और 3-4 मसाला डोसा खा लेंगे, बट बाजार से खाएंगे तो 80 रुपीज का पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स। नाउ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस योर बिहेवियर हैज चेंज्ड। अब इसका बिहेवियर क्योंकि आपका चेंज हो गया है, तो हाउ दैट प्रॉफिट ऑफ दैट रेस्टोरेंट, ऑफ दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल बी अफेक्टेड। बेटे उसको देख रहे हैं, उस रेस्टोरेंट के प्रॉफिट्स में उस पर्टिकुलर कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे अफेक्ट करेगा, उस डिमांड कैसे अफेक्ट करेगी, सप्लाई कैसे अफेक्ट करेगी, उसकी इनकम कैसे अफेक्ट करेगी, दैट वी विल बी स्टडिंग इकोनॉमिकल फैक्टर्स। होप आपने लिख दिया है। बेटे मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहना चाहता हूं कि आई विल बी डिस्कसिंग 2 थिंग्स, एक माइक्रो और एक मैक्रो। एक तो मैं मोदी जी के लेवल पे बात करूंगा, पूरी इंडिया की बात करूंगा, फिर ग्लोबल इकोनॉमी की बात करूंगा, ट्रेड साइकिल्स की बात करूंगा, एग्रीगेट आउटपुट की बात करूंगा, एग्रीगेट इनकम की बात करूंगा। आई विल बी टॉकिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज, डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो लिखें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हाउ एग्रीगेट डिमांड, हाउ एग्रीगेट आउटपुट, how the expenditure of the government, how the policies of the government, how that RBI interest rate can affect my behavior, that is macro level. तो दोनों levels discuss करने वाले हैं, how it affects the economy. ओके तो मैं आ गया जी, मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मैक्रो लेवल में लिख लें एग्रीगेट बिहेवियर इकोनॉमी एज अ होल। बेटे एग्रीगेट बिहेवियर अगर इकोनॉमी की देखनी हो तो हम किस किस बातों को डिस्कस करेंगे? बेटे आज इंट्रो लेक्चर है, मैं आज आपको ट्रेलर दे रहा हूं। अभी बेटे कास्टिंग स्टार्ट है मूवी की, अभी मूवी आनी बाकी है। अभी मैंने कहा इंट्रोड्यूसिंग आलिया भट्ट, इंट्रोड्यूसिंग रणबीर कपूर, अभी प्रोड्यूस बाय नहीं आया बेटे, डायरेक्टेड बाय भी नहीं आया। अभी पहले एक बार कास्टिंग तो देख लो, आलिया भट्ट के का डांस तो देख लो। आइए, so in macroeconomics we will be discussing with how that aggregate output, how that aggregate income, how economic growth, how inflation, we will be discussing with different factors कि ये जितने भी factors हैं ये एक business ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अफेक्ट करेंगे, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करेंगे। तो एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट. It means if a country has a positive surplus balance of payment, then how it will affect the organizational profitability, how it will affect the growth of an organization. And if a country has a negative, deficit in the balance of payment, economic growth, unemployment, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम मीनिंग डिस्कस करेंगे और मीनिंग के साथ साथ उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या इफेक्ट रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। तो बेटे मैं पहली बात अपनी स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माइक्रो। बेटे मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट मीन्स आई विल बी स्टार्टिंग विद लोअर लेवल। मैं पहले माइन्यूट लेवल की बात करूंगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है बेटे, तो मैं अभी एक बूंद की बात कर रहा हूं, दैट हाउ रामलाल का बिहेवियर, श्यामलाल का बिहेवियर, बंटी का बिहेवियर, बबली का बिहेवियर, उस रेस्टोरेंट मैनेजर का बिहेवियर, उस सिटी का बिहेवियर, बेटे हाउ इट विल अफेक्ट। तो वी आर टॉकिंग ऑफ दैट माइक्रो लेवल, और उन सभी माइक्रो लेवल में मैं 5-6 मुद्दों को डिस्कस करने वाला हूं। तो पहली बात आई विल बी डिस्कसिंग विद डिमांड, कि डिमांड क्या होती है। आप मसाला डोसा जो डिमांड करते हैं, व्हाई यू वांट टू डिमांड, व्हाई यू आर परचेजिंग अ पेन, व्हाई यू आर परचेजिंग अ मोबाइल, व्हाई यू आर गेटिंग सर्विस, व्हाई, व्हाट इज अ विलिंगनेस, तो डिमांड की बात करेंगे और फिर सप्लाई की बात करेंगे। तो बेटा लिख लें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं 5-6 मुद्दों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं, दैट व्हाट आई मीन बाय डिमांड. What I mean by demand, I will be discussing with what I mean by supply, and then what I mean by, equilibrium. When there is a demand of a product or a good or a service, and there is a supply of that good or a product, उस demand और product में equilibrium कैसे आएगा? वो मसाला डोसा 50 से 80 रुपीज हो गया. Now when that equilibrium will be there,
सो दैट पॉइंट वी विल बी डिस्कसिंग, हम उसके ग्राफ्स बनाएंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? सपोजिंगली मिस्टर राम बेटे रेगुलरली उनकी डिमांड है वो 2 लीटर दूध पी जाते हैं और 1 लीटर विस्की पी जाते हैं रात को, अज्यूम कर रहा हूं, आई एम जस्ट अज्यूमिंग जस्ट टू टेल यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। बेटे 2 लीटर दूध पीते हैं और 1 लीटर 1 बॉटल विस्की की पीते हैं, अज्यूम कर रहे हैं, एंड विस्की इज कॉस्टिंग एट X dollars and milk is costing at this much number Y dollars. Now supposingly the price of whiskey as well as price of milk both increases, then we want to find out that how much the behavior, the consumer behavior, the consumer consumption pattern of Ramlal will change with respect to whiskey and with respect to milk. Supposingly, even after there is an increase in the price of milk as well as liquor or whiskey, Ramlal is still consuming 1 liter of whiskey even if after there is an increase in the prices of whiskey. But he has reduced, the consumption of milk. उसने milk को consume करना कम कर दिया जब से prices बढ़े। इसका मतलब मैं ये कहूंगा दैट प्राइस ऑफ मिल्क हैज इलास्टिसिटी बट प्राइस ऑफ विस्की डज नॉट हैज एनी इलास्टिसिटी। आई हैव जस्ट गिवन यू अ सिंपल एग्जांपल, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा लेक्चर नंबर 2 और 3 में, बट इन दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स आई विल बी डूइंग डिमांड, आई विल बी डूइंग सप्लाई, बेटे उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉस्ट बिहेवियर, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जी, सबसे पहली बात आप सभी लिखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। आप एक कप ऑफ चाय क्यों पीते हैं? बिकॉज यू आर विलिंग टू बाय दैट, because there is a need to buy that and you have that 10 rupees in your pocket. Now it means you have the ability to pay, you have willingness to buy। खाली willingness से कुछ नहीं होगा, आपके पास आपकी पॉकेट में 10 रुपए इंडियन रुपीज INR हैं भी, क्योंकि बेटे इन इंडिया 1 cup of tea is now costing 10 rupees or $10 in America. It means what is the meaning of demand? बेटे हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हाउ इट विल अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट बिफोर वॉचिंग दैट आई शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। आपको क्या लगता है बेटे, आप एक चाय को डिमांड करते हैं, यू डिमांड पेट्रोल फ्रॉम द पेट्रोलियम फ्रॉम द पेट्रोल पंप्स, यू डिमांड अ रिलायंस जियो कनेक्शन, अ सर्विस फ्रॉम द रिलायंस जियो डिजिटल सेंटर, why you want to, और what is the meaning of demand? तो मैंने उसको लिखा, it is the willingness to buy. It means your intention is that you want to buy it, capability to buy, and you are capable enough to buy that product or that service, and there is a need of that goods or services. So there are 3 things which are very important. मैं कहूँगा रामलाल के को जरूरत है, नीड है of that good or service. Second point, there is a capability. Ramlal is capable enough to buy that. And third is Ramlal has willingness to buy that. बेटे अगर तीनों बातें फुलफिल हैं, then he will buy that cup of tea and he will enjoy that cup of tea by paying that 10 rupees. So I will say that is named as demand. बेटे उसको डिमांड बोलते हैं। अब हम आ रहे हैं कि वो जो रामलाल है जो डिमांड की बात कर रहा है, जो एक कप ऑफ टी परचेज कर रहा है, नो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ रामलाल? If there is a change in some factors, if there is a change in something, then how much the behavior will change of that Ramlal with respect to that demand of tea. तो उसका नाम है behavior of demand. तो we will be discussing with how he will react. behavior का वैसे मीनिंग क्या है कि उसका नेचर कैसा है बेटे। जैसे आप छोले भटूरे खाते हैं, यू ईट पाव भाजी, यू ईट मसाला डोसा, नाउ यू नो दैट दिस इज द taste of that masala dosa, this is the behavior of masala dosa. Or if you talk of any political person, I will not name it, आपको पता है कि वो क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, and you know that behavior. Similarly, you want to find out as a business organization, the behavior of that customer who is creating the demand, who has the willingness to buy, who has the ability to pay, and who pays, उसका behavior कैसा होगा, if there is an increase
or decrease in the price of that product or service. अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए तो उस कस्टमर का, उस डिमांड क्रिएटर का बिहेवियर क्या होगा? एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आई वॉन्ट टू सी दैट बिहेवियर. तो बेटे उस बिहेवियर को हम कहेंगे दैट, उसको हम जब कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे तो दैट इज नेम्ड एज लॉ ऑफ डिमांड. तो सेकंड पॉइंट लिखिए, बिहेवियर ऑफ डिमांड. बेटे बिहेवियर ऑफ डिमांड, मसाला डोसा, टी, मैंने 2 एग्जांपल्स दिए. जस्ट अभी मैं दूसरे एग्जांपल्स भी दूंगा जस्ट टू गिव एन आइडिया. मैंने आपको बताया बिहेवियर ऑफ डिमांड, लॉ. बिहेवियर ऑफ डिमांड में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एंड विद इन लॉ ऑफ डिमांड वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द डिमांड. तो सबसे पहली बात मैं तो ये कहूंगा कि हमें ये डिस्कस करना चाहिए व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट डिमांड. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द डिमांड. तो आप यहां पर हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हम देखेंगे इनकम इफेक्ट, हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, सब देखने वाले हैं. बेटे मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय I want to tell you some basic logics regarding law of demand. अब आप मेरे को एक बात बताइए छोटी सी, that if law of demand means if you as a customer, आप as a customer एक प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, you are buying a particular good or service at X dollars and you are buying this much quantity, this much units you are buying. आप इतने यूनिट्स बाय कर रहे हैं और इस क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, आप इतने यूनिट्स बाय कर रहे हैं और इस क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं. यू आर गेटिंग अ पॉइंट. नाउ इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ दैट गुड, अगर उस क्वांटिटी जो आप ऑलरेडी बाय कर रहे थे उसकी क्वांटिटी, उसका प्राइस अगर हमने इंक्रीज कर दिया, जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल दिया कि आपने चाय पीते थे और आप 10 रुपए पर कप ऑफ टी पे करते थे, अचानक कप ऑफ टी हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 रुपीज टू 20 रुपीज. लेट इट बी लाइक दिस. मैं कहता हूं 10 रुपए की जगह 20 रुपए का प्राइस हो गया पर कप ऑफ टी. नाउ as a customer, as a tea drinker, you want to have a cup of tea. So what will be, how this 20 rupees will affect your behavior? आपके बिहेवियर को ये कैसे अफेक्ट करेगा ये जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स, उस चाय के बेचने वाले की सेल, उस चाय बेचने वाले का प्रॉफिट, उस चाय बेचने वाले की नंबर ऑफ कप सोल्ड रिलेट करता है कि हाउ मच इज द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर, बिकॉज ही हैज इंक्रीज द प्राइसेस. आप बात समझ रहे हैं? हम एक सिनेरियो लेकर आ रहे हैं कि अगर हम ये कर दें तो आपका इफेक्ट क्या होगा, अगर हम ऐसा कर दें तो आपको क्या इफेक्ट होगा. इट मीन्स आपको जो इफेक्ट होगा एज ए माइक्रो लेवल, अल्टीमेटली वो मेरे एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट करने वाला है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो हाउ आई एम रिलेटिंग इट, मैं आपकी मेंटालिटी को जानने की कोशिश करता हूं, और हम सबकी मेंटालिटी एक जैसी होती है. ऐसा नहीं कि रामलाल की कुछ होगी, बंटी की कुछ होगी, बबली की कुछ होगी. On an average, I can say maximum of the cases, 99% of the cases, we all have same type of mentality. Exceptions होते होंगे, हम अभी exceptions की बात ही नहीं कर रहे. मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक टी स्टॉल ओनर has increased the prices from 10 rupees to 20 rupees per cup, then how it will affect your behavior as a customer. It is but natural. बेटे मैं अगर अपनी बात करूं कि उस चाय बेचने वाले ने अगर 20 रुपए कर दिया, तो मैं अगर 3 कप चाय पीता था एक दिन में, सुबह पी, लंच के बाद पी, इवनिंग में पी, और मेरे 30 रुपए लगते थे, तो मैं क्या करूंगा, अब 2 कप ही चाय पीऊंगा. बेटे आई विल बी ओनली हैविंग 2 cup of tea now or less than 2. It means earlier I used to demand 3 cup of tea in a
3 cup of tea in a day, but अब ड्यू टू इंक्रीज ऑन दोज प्राइसेस मेरा डिमांड पहले से कुछ कम हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो बेटे मेरा बिहेवियर उस प्राइस को लेकर क्या हुआ, इसको कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे, एक लॉ प्रिपेयर करेंगे कि अगर हम इतना कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें और कितनी ऑक्साइड मिला दें तो क्या होगा, H2O कैसे बनेगा, CO2 कैसे बनेगा। इट मीन्स अगर हम ये मिक्स कर दें और ये मिक्स कर दें तो इसके इंक्रीज होने से इसमें क्या इफेक्ट आएगा, और या इसके डिक्रीज होने से इसमें क्या इफेक्ट आएगा। बेटे इसी का तो नाम है डिमांड का हम एक लॉ बना देंगे। बेटे लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है हाउ a customer will behave, how his ability will behave, how his willingness will behave, how he will behave if there is a change in some factors। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बेटे मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आप ये बताइए मेरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, सपोज करते हैं। So I will say there is a negative effect, there is a negative effect in between price। बेटे प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में एक 36 का आंकड़ा है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे नेवला और सांप की लड़ाई कभी देखी है? बेटे दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो लड़ना शुरू करते हैं, जैसे कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। आपको क्या लगता है कि क्या क्या नेगेटिव रिलेशनशिप होगी? नेगेटिव मींस अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। जैसे हम बात करें बेटे एक जमाने में मान लेते हैं अगर हम मूवीज में देखें तो अगर एक हीरो हीरोइन रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ, पहले इनकी आई थिंक एंगेजमेंट भी हो गई थी, बट उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आई, इनकी शादी टूट गई या एंगेजमेंट टूट गई या एंगेजमेंट नहीं हुई, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। बट द पॉइंट इज आज अगर हम इनका बिहेवियर देखें तो दे आर नेगेटिवली बिहेविंग। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के बीच में एक नेगेटिव बिहेवियर हो गया, मान लेते हैं, एज्यूम कर रहा हूं मैं। जस्ट ये बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर और पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर। रामलाल का 2 तरह का बिहेवियर हो सकता है। अगर इफ सिनेरियो 1, अगर मैं ये बात करूं, इफ आई से सिनेरियो 1 दैट इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ 1 कप ऑफ टी, अगर 1 कप चाय बढ़ने से क्या इफेक्ट होगा, आई विल से दैट इज बिहेवियर। तो इन जनरल मैं बेटे ये कह सकता हूं, इन जनरल रामलाल का भी, मोहनलाल का भी, भूपेश आनंद का भी, आपका भी, इन जनरल आपका इफेक्ट कुछ नेगेटिव होगा। इन जनरल देयर विल बी डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी। मैंने अभी बताया कि क्वांटिटी डिमांडेड, अगर मैं पहले 3 कप चाय पीता था, मैं अपनी बात कर रहा हूं भूपेश आनंद, तो अभी मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज तो नहीं करने वाला, कम कर दूंगा भले। सो देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप। मैं ये कह सकता हूं प्राइस एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है। पहले हम प्राइस को अगर चेंज कर दें, if I change the price, then how much will be the change in the quantity demanded? How much will be the change in the quantity demanded? So if there is a negative effect in these two, I will say they have a negative relationship. But इसको opposite अगर मैं कर दूं, if I यहाँ पर मैंने प्राइस बढ़ाया तो यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, बट if I decrease the price, मान लेते हैं 1 कप ऑफ चाय, बेटे जिसमें वो इलायची भी डालता है, छोटी इलायची, अदरक भी डालता है, दालचीनी भी डालता है, बड़ा कुछ डालता है बेटे सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स, मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्वालिटी ऑफ गुड्स सेम है, बट द प्राइस हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम 10 रुपीज टू 6 रुपीज पर कप। बेटे उस टी वेंडर ने 10 रुपए का कप की जगह अब 6 रुपए पर कप कर दिया। तो आप बताइए अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे तो आपके मन में
भूपेश आनंद के मन में क्या आएगा? द क्वांटिटी डिमांडेड। बेटे पहले 3 कप चाय पीते थे, अब 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, क्योंकि आपके मन में आएगा यार पैसे तो उतना ही जा रहे हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। आराम से बेटे, आप आराम से देखें, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। बेटे नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक चीज कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। जैसे रेनफॉल का होना और सनस्क्रीन लोशन जो धूप में लगता है, रेनफॉल ज्यादा हो रही है तो बेटे सनस्क्रीन लोशन की सेल कम हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आई विल से रेनफॉल एंड द सनस्क्रीन लोशन हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट। आप समझ रहे हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप? फॉर एग्जाम्पल, Alia Bhatt and Ranbir Kapoor has a positive relationship and Ranbir Kapoor and Katrina Kaif has a negative relationship। अब आपको समझ आ गया नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? एक चीज बढ़ती है और दूसरी कम होती है, एक चीज कम होती है दूसरी बढ़ती है, तो मैं कहूंगा इन दोनों का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो मैंने अगर सिंपली सी बात करें, मैं अभी बाकी चीजें डिटेल में नहीं बता रहा आपको, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द बिहेवियर ऑफ अ कस्टमर एट माइक्रो लेवल, मैं उस कस्टमर का बिहेवियर माइक्रो लेवल पे फाइंड आउट करना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स। अभी थोड़ी देर के लिए हम क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बनाना चाहते हैं तो 2 ही कारण हैं, 2 रीजंस, 2 फैक्टर्स। 1 फैक्टर इज प्राइस। बेटे एक तो फैक्टर है प्राइस और दूसरा फैक्टर है क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर आप इन दोनों को रिलेट करें तो बेटे हम क्या कर सकते हैं, एक लॉ बना सकते हैं दैट इफ दिस विल बी देयर देन दिस विल बी देयर। नो डाउट एवरी लॉ ऑफ डिमांड हैज सम एक्सेप्शंस। हर लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। बट अभी बिकॉज हमें लॉ बनाना है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हमें कुछ अज्यूम तो करना पड़ेगा। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। तो बेटे एक लॉ तो प्रिपेयर करेंगे ना, तो लॉ को बनाने के लिए हम बाकी अजम्पशंस को भी थोड़ी देर के लिए क्लोज कर रहे हैं। जैसे आप क्रिकेट टीम कभी देखिए आपने, बेटे क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं, 2 प्लेयर स्टेडियम में बैठे होते हैं, बॉल का एक साइज होता है, बैट का एक साइज होता है, 2 एम्पायर होते हैं, ये चौका होगा ये छक्का होगा, इस तरह से हम खेलेंगे। तो आई विल से दैट इज अ क्रिकेट। तो वी हैव टू मेक इट अ क्लोज मॉडल, हमें उसको क्लोज मॉडल बनाना है। तो मैंने कुछ समय के लिए डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को जनरेट करने के लिए मैंने इस मॉडल को क्लोज बना दिया। क्लोज का मतलब है मैंने कहा बाकी कोई फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करते, जबकि करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर के लिए माना कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एनी अदर फैक्टर्स, ओनली देयर आर 2 फैक्टर्स इन दिस यूनिवर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज 2 फैक्टर्स आई वांट टू जनरेट अ लॉ, यू नो। तो मैंने यहां पर बात की प्राइस की। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें रिलेट कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा था चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया हुआ? यार कैसी बातें आप करते हो बेटे चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया, ये कोई बात कहने वाली है? ये देखिए जी, ये देखिए, मैं चैप्टर 7 करा रहा हूं, एक्सटर्नल एनालिसिस, इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर रहा हूं। और बेटे इस इकोनॉमिक फैक्टर्स में देखिए मेरे को आपके सामने 7-8 लर्निंग आउटकम्स बताने हैं। जैसे पहला लर्निंग आउटकम है एक्सप्लेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इंपैक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। Explain economic behavior of the cost. What is the perfect competition, oligopoly, monopolistic competition, define macroeconomics, all that different. बेटे इसका मतलब we had discussing with economical factors. बट अभी जो भी कुछ बताया यू नो, ये एक फाउंडेशन बन रही है इन सभी फैक्टर्स को करने के लिए। मैं अभी क्या बता रहा हूँ बताइए जी, मैं अभी क्या बता रहा हूँ? बेटे मैंने आपके लिए बड़ी ज़्यादा अच्छी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, उनको हम सबको देखेंगे। पहले एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, कुछ थोड़ा सा लिख लीजिए, जो एग्जांपल्स में देता हूँ उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं स्लाइड्स भी दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको गूगल क्रोम में भी लेके जाने वाला हूँ और बेटे वहाँ से भी काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ कि इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है। तो हम डिस्कस करेंगे economical factors, external analysis, that what are those factors which play a very important role, you know, in economical factors। तो हम economical की बात करेंगे, फिर हम विकीपीडिया में जाएंगे बेटे, विकीपीडिया डिमांड की बात करेंगे। अभी मैं डिमांड ही डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड हाउ वी विल फ्रेम लॉ ऑफ डिमांड। तो बेटे एक बार लॉजिक अगर हम सबको क्लियर हो जाता ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि बाकी सब काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट्स भी डिस्कस करेंगे, वो सब हो जाएगा बेटे, आप उसकी चिंता मत करें। आइए
आइए जी, हम सब स्टार्ट कर रहे हैं, हम सब अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं कि we want to find out the behavior of that consumer at micro level. Now why we want to find out the behavior? एक बच्चा कहता why we want to find out the behavior? बेटे जब मुझे उसके behavior के बारे में पता चलेगा तो मुझे पता चल जाएगा ये कैसा रिएक्शन देगा. If this is the action, then how much will be the reaction? बेटे जब मुझे reaction पता होगा तो as a business organization I can take some precautions. I can take some hedging my precautions, you know. सपोजिंगली मुझे ऐसा रिएक्शन लगता है कि इस पर्टिकुलर कस्टमर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो बेटे जब डिमांड बढ़ जाएगी तो मैं उसको सेफगार्ड करने के लिए मैं कुछ उसके लिए क्या करूंगा, प्रिकॉशंस लूंगा. और प्रिकॉशंस में क्या करने वाला हूं, सबसे पहले व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं अपनी डिमांड बढ़ जाएगी तो बेटे एज ए फर्म मुझे उस प्रोडक्शन सप्लाई भी करना है, तो मैं अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज इंक्रीज कर दूंगा बिकॉज आई नो द रिएक्शन ऑफ दैट कस्टमर. तो इसलिए मुझे उसका बिहेवियर फाइंड आउट करना है, और उस बिहेवियर को फाइंड आउट करने के लिए मैं पहले एक लॉ बना रहा हूँ, एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, एक लॉजिक बना रहा हूँ. और उस लॉजिक को बनाने के लिए मेरे को पहले मॉडल क्लोज होना चाहिए, और उस क्लोज मॉडल में मैंने अजम्पशन लिया दैट ऑल अदर फैक्टर्स लेट इट बी रिमेन सेम. आई एम ओनली टेकिंग इनटू अकाउंट two factors. One is the price and second is the quantity demanded. और मैंने क्या रिलेट किया, if there is an increase in the price, the quantity demand will decrease. And if there is a decrease in the price, the quantity demand will increase. तो बेटे मैं कुछ ये बातों को डिस्कस करने वाला हूँ. बिहेवियर में आ जाइए, बिहेवियर में प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है जी, तो चलते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं बेटे. मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की और मैं इस समय आपको क्या बताने जा रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड. हमने डिमांड की बात की, बिहेवियर की बात एक्चुअली हम कर रहे थे. दैट बिहेवियर ऑफ डिमांड में वी विल बी डिस्कसिंग. बेटे हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आई मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आई मीन बाय सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, व्हाट आई मीन बाय इनकम इफेक्ट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स. और बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड, बिकॉज ये एक्सेप्शंस हैं. तो मैं अभी फैक्टर्स में हूं और फैक्टर्स की हेल्प से मैंने आपके सामने एक लॉ ऑफ डिमांड को क्रिएट किया. और उस लॉ ऑफ डिमांड में मैंने अज्यूम किया क्या, मैंने दो आपको बातें बताई. लॉ ऑफ डिमांड, इफ देयर इज ए इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, इन जनरल द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट प्रोडक्ट विल डिक्रीज. ये डिस्कस किया बेटे, मैंने बस यही डिस्कस किया है. इन जनरल लिख लें, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, इफ मैंने लिखा बेटे इट इज नेगेटिवली रिलेटेड विद, लिखना बेटे लिखना है. आप देखिए आपने 11th में 12th में इकोनॉमिक्स की है, बट अगर आप मेरी लॉजिक समझेंगे, मेरी बातों को देखेंगे तो यू विल बी मोर एनलाइटन की ये नॉलेज है, ये लॉजिक्स हैं. तो मैंने लिखा इफ देयर इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हैज अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद दैट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट प्रोडक्ट. रीजन ए, अभी हम रीजंस में भी नहीं जा रहे, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रीजंस क्या है. आइए जी, मैं भूपेश आनंद आपके सामने बात करूंगा दैट व्हाट आर द रीजंस, वो हम देख लेंगे. अभी हमने रीजंस में नहीं जाना. आप आइए जी, मैं आपके सामने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक चित्र बना रहा हूं. आप सबको प्रिपेयर करना है बिकॉज बेटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको समटाइम्स यू हैव टू प्रिपेयर अ रफ वर्क, तो ग्राफ के बारे में सोचना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन आंसर दोस एमसीक्यूज. तो आप एक्स एक्सिस में मैंने लिख लिया क्वांटिटी डिमांडेड, लेट इट बी लाइक दिस, लेट ऑन एक्स एक्सिस बी क्वांटिटी डिमांडेड एंड लेट ऑन वाई एक्सिस बी प्राइस. बेटे मैंने एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांड लिखा और वाई एक्सिस में प्राइस रख लिया. क्वांटिटी डिमांडेड मान लेते हैं प्राइस अगर 10 रुपए पर डॉलर है, पर यूनिट है, $10 per unit, and at $10 per unit, people, Ramlal, Bunty, Bubbly, consumers, individuals, households are demanding 100 units. बेटे $10 का प्राइस हो, 10 चाइनीज युआन हो, 10 सिंगापुरी डॉलर हो, 10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, 10 पाकिस्तानी रुपी हो, तो 100 यूनिट्स आर बीइंग ऑर्डर्ड. मैंने ऐसा माना कि अगर इतना प्राइस है तो इतनी क्वांटिटी डिमांडेड होगी. ठीक है जी, बट बिकॉज आई हैव टू डिराइव द लॉ. इफ आई इंक्रीज माई
माई प्राइस फ्रॉम $10 to $15, मैं अगर अपना प्राइस उसी क्वांटिटी उसी पर्टिकुलर गुड का $10 से $15 लेके चला जाता हूं, इसका मतलब देयर इज ए इंक्रीज इन द प्राइस. नाउ बिकॉज देयर इज ए इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज. पहले 100 यूनिट्स होती थी बेटे, अब कितनी हो जाएगी, अब 50 यूनिट ऑर्डर कर रहे हैं. मेरी बात आप समझ रहे हैं बेटे. 10 रुपए से 15 रुपए का प्राइस हमने बढ़ा दिया. अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस बिकॉज दे हैव द नेगेटिव रिलेशनशिप. Similarly, if there is a decrease in the price, the quantity demand will increase. बेटे अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है, हम ऐसा मान रहे हैं कि अभी दो ही फैक्टर्स हैं, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो इन जनरल देयर विल बी इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. बोलो बेटा होगा या नहीं. तो मैंने एक ये एक्सेस पहले, ये तो पहले ही थी बेटा. 10 रुपए का अगर रेट रहेगा तो 50 है, और अगर 10 रुपए का प्राइस है तो बेटे 100 यूनिट्स ऑर्डर हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं. अगर इफ मैंने प्राइस 15 रुपए कर दिया तो बेटे क्वांटिटी डिमांडेड 50 रुपए हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड 50 रुपए हो गई. और अगर मैंने सपोजिंगली प्राइस कम कर दिया बेटे, 6 रुपए का कर दिया, तो बताइए क्वांटिटी डिमांडेड 150 हो गई. इफ आई अटैच ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को अटैच करके एक लाइन ड्रॉ करूं तो बेटे कुछ इस तरह से लाइन आ जाती है, कुछ इस तरह से लाइन आ जाती है. मैं कहूंगा आई विल से दैट दिस लाइन इज दिस फंक्शन इज डिमांड फंक्शन. और दिस कर्व एक्चुअली में कर्व बनेगा. मैं नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड लेक्चर में बताऊंगा कि एक्चुअली में कर्व बन जाएगा. सो अभी नहीं डिस्कस कर रहे, बट दिस कर्व इज नेम्ड एज डिमांड कर्व. दिस फंक्शन इज नेम्ड एज डिमांड फंक्शन. आप समझ रहे हैं, इसको हम डिमांड कर्व या डिमांड फंक्शन कहते हैं, या डिमांड लाइन कह सकते हैं. और आई विल से दिस एज लॉ ऑफ डिमांड. Graphically, I can prepare law of demand as per this, with a simple logic that if there is an increase in the price, my quantity demanded will decrease, and if there decrease in the price, my quantity demanded will increase. That is my simple logic. On the basis of that simple logic, I have told you that what will be my demand curve look like. बेटे अब बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे. आज फर्स्ट लेक्चर ही था, इसलिए मैंने अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया, थोड़ा सा एक आइडिया दिया है दैट इफ देयर इज ए इंक्रीज इन डिमांड. आप देखिए एक तो ये था बेटे डिक्रीज इन डिमांड. अगर मैं कहता हूं मेरा डिमांड कर्व, इफ आई प्रिपेयर लाइक दिस, बेटे आप देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने ये कर्व बनाया था, ये था बेटे 10, ये था बेटे 100, दिस ये मैंने एक्सेस बनाई. सपोजिंगली मैंने 15 रुपए का रेट कर दिया और बेटे यहां पर प्राइस आ गया 50 रुपए. इट मीन्स देयर इज अ डिक्रीज इन क्वांटिटी. तो बेटे इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज नेम्ड एज कॉन्ट्रैक्शन. तो ये बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.